ओके हाय हमारा प्रोबेबली अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये लास्ट टॉपिक है जो बच गया है। देखो यहाँ पे हमने थॉमसन स्कैटरिंग एंड रेडिएशन पढ़ लिया, चेरेनकोव रेडिएशन पढ़ लिया। सो ये टॉपिक बचा है स्कैटरिंग बाय क्वासी फ्री चार्जेस, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट स्कैटरिंग। सो हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं ना, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन by quasi-free charges, coherent and incoherent scattering. So in the scattering of X-rays by atom, the angular distribution is observed at right angles, but in the forward direction, the scattering per electron increases rapidly to quite large values compared to the Thomson cross section. हमने थॉमसन स्कैटरिंग के बारे में भी पढ़ा था, करेक्ट। उसमें हम बोल रहे थे कि एक प्लेन वेव आती है, एक पार्टिकल से कोलाइड करती है, पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, फिर वो रेडिएशन इमिट करता है। इस प्रोसेस को एक स्कैटरिंग माना जाए तो दिस इज कॉल्ड थॉमसन स्कैटरिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो एक्सरेज है वो जब एटम से कोलाइड करती है तो वहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सो इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस जो स्कैटरिंग होती है वो इंक्रीज होती है एज कम्पेयर टू थॉमसन क्रॉस सेक्शन। तो इसका रीजन क्या है? सो द रीजन इज अ कोहेरेंट एडिशन ऑफ द एम्पलीट्यूड। इसमें कोहेरेंट पार्ट जो है वो ऐड होता है। कहाँ से आता है वो हम डिराइव करके देखेंगे। फ्रॉम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ये कोहेरेंट पार्ट आता है। स्टार्ट करते हैं हमारे जनरल फॉर्मूले से। द रेडिएशन फील्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल विल बी। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन जो है वो गाउशियन यूनिट में लिया है मैंने, प्रीवियस लेक्चर से ले लेना आप, है ना। प्रीवियस लेक्चर में हुआ करता था E/C और हमारे पास होता था n क्रॉस बीटा डॉट और यहाँ पे रिटार्डेड। इसी फॉर्मूले को अब थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, ध्यान रखना। 1/C को एज इट इज रखा है, बट बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक्सरेज का एटम से इंटरेक्शन हो रहा है, सो वहां पे देर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा हम उनका टोटल लेंगे। तो वी हैव अप्लाइड समेशन ओवर इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ जे समेशन लगा हुआ है और ई जे लगा हुआ है। सपोज 5 इलेक्ट्रॉन है, सो E1 E2 E3 E4 E5 5 इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे। n क्रॉस बीटा में हमारे पास कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का पार्ट नहीं है, सो n क्रॉस यहाँ पे बीटा में हमारे पास वेलोसिटी वाला पार्ट है। सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी सेम हो नॉट नेसेसरी, इसलिए बीटा के आगे भी अपन ने जे लगा दिया है। और यहाँ पे हमारे पास लोकेशन तो चेंज होगी, इलेक्ट्रॉन्स की सबकी अलग अलग पोजीशन होती है, तो आर जे आ गया और हम रिटार्डेड पार्ट ले रहे हैं। ओके इसके बाद अपन क्या करेंगे, बीटा डॉट को अपन जानते हैं कितना होता है, v डॉट अपॉन सी होता है। सो इस बीटा डॉट की जगह यहाँ पे v डॉट आ जाएगा, एक्स्ट्रा c जो है वो यहाँ पे नीचे चला जाएगा और c स्क्वायर बन जाएगा। बाकी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब हम vj डॉट की वैल्यू निकालेंगे। नाउ थॉमसन स्कैटरिंग वाला टॉपिक याद करो। थॉमसन स्कैटरिंग के अंदर vj डॉट की वैल्यू निकाली थी अपन ने, और वो आया था अपने पास e अपॉन m और e नॉट। ये थॉमसन मेरे पास ओपन है, मैं दिखा देती हूँ। हमने थॉमसन के केस में v डॉट की वैल्यू निकाली थी, वेलोसिटी। यस, ये देखो यही पार्ट लिखा है वापस, है ना, ध्यान रखना। ये v डॉट की वैल्यू है e अपॉन एम। अपन क्या कर रहे हैं, ई जे अपॉन एम जे। तो यहाँ पे आ जाएगा ई जे अपॉन एम जे, फिर आ जाएगा ई नॉट, और फिर हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। सो लेट मी जस्ट शो यू। ये ई जे अपॉन एम जे आ गया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट है, और ये ई आई के डॉट आर जे हो जाएगा यहाँ पे। और टाइम हमारे पास रिटार्डेड टाइम है, तो टी माइनस आर जे बाई सी आ गया। और ये एप्सिलॉन क्या, परमिटिविटी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि वेलोसिटी हमने वेक्टर फॉर्म में ली है, करेक्ट। सो हमारे पास अब अपन क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वीजे। वीजे की ये वैल्यू कहाँ पर पुट करेंगे, वीजे की ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे इस जगह। अब हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या आएगा। सबसे पहले 1/c² जो है एज इट इज आ गया। वीजे के एक्सप्रेशन में ईजे है यहाँ पे, और एक ईजे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ईजे का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे यहाँ पे वेलोसिटी में एमजे था, वो एमजे हमारे पास यहाँ पर आ गया, करेक्ट। और हमारे पास नीचे ये आरजे था, वो आरजे भी हमारे पास आ गया, करेक्ट। और यहाँ पे था एन क्रॉस एन, तो ये एन क्रॉस एन। अब हमारे पास वीजे डॉट के वेक्टर वाला पार्ट आएगा। वीजे डॉट के वेक्टर वाला पार्ट में सबसे पहले एप्सिलॉन कैप है, ये आ गया, ई नॉट है, ये आ गया, और एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है वो यहाँ पे पूरा आ गया।
ठीक है। सो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जो कांस्टेंट है उनको समेशन, जिन पे जे नहीं लगा हुआ उनको बाहर निकाल लो, तो जिन पे जे नहीं लगा हुआ उनको बाहर निकाल लिया, और जिन पे जे लगा हुआ है उनको समेशन के अंदर छोड़ दिया। सो यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इस पार्ट के बाद में एक बहुत लेंदी कैलकुलेशन है जो कि मैं अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने आप में टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए ऑन कैलकुलेशन वी फाइंड द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। थॉमसन स्कैटरिंग में जिस तरह से हमने पूरा डेरिवेशन किया था स्कैटरिंग का, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा अगर निकाला जाए अब इस एक्सप्रेशन से, सो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सो आई एम नॉट डूइंग द डेरिवेशन, ठीक है। इसका डेरिवेशन एग्जाम में भी नहीं करना है और मैं भी नहीं करूंगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना इफ यू वांट द डेरिवेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। मैं, मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इसका डेरिवेशन अपलोड कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू हमारे पास ध्यान रखना, दिस इज जस्ट द वेक्टोरियल चेंज इन द वेव नंबर इन स्कैटरिंग। यानी कि जब कोई पार्टिकल किसी चीज से टकराता है, टकरा के दूसरी डायरेक्शन में जाता है, तो यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। सो ये सिर्फ वेक्टोरियल यानी कि डायरेक्शनल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड उसका सेम है, मोमेंटम जो है उसका सेम है। ओके, सो क्यू जो है वो ओमेगा बाई सी यानी मैग्नीट्यूड सेम है हमारे पास। उसकी डायरेक्शन पहले एन कैप डायरेक्शन में था जाते वक्त, और स्कैटरिंग के बाद लौटते वक्त क्या हो जाएगा, के कैप डायरेक्शन में हो जाएगा। नाउ टेकिंग एवरेज ओवर द पोजीशन ऑफ ऑल द पार्टिकल, सारे इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन अलग अलग है, तो सबका अगर एवरेज लेंगे तो ये जो ऊपर वाला टर्म है इसमें एवरेज का साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। सो एवरेज का साइन लगाने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाती है। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या करना है, देखो द कोऑर्डिनेट्स आर जे जो कि इलेक्ट्रॉन्स के हैं, हैव मैग्नीट्यूड्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ द बाउंड सिस्टम। बाउंड सिस्टम जो हमारा सिस्टम है जिसके अंदर हमारे पार्टिकल्स रखे हुए हैं जिनसे स्कैटरिंग हो रही है। इफ वी कॉल दिस डायमेंशन ए, अगर इस डायमेंशन ए को हम ए बोलते हैं, देन द बिहेवियर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज वेरी डिफरेंट। डी सिग्मा बाय डी ओमेगा का बिहेवियर बहुत अलग अलग होगा। किस किस रेंज में, अगर क्यू ए इज वेरी वेरी लेस देन 1 हुआ तो इसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, क्यू ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 हुआ तो इसका बिहेवियर डिफरेंट हुआ, वो हमें प्रूव करना है। सो इफ द स्कैटरिंग एंगल इज थीटा, अगर स्कैटरिंग एंगल थीटा है तो जो क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारे पास 2k साइन थीटा बाई 2 आएगा। अब ये हमारे पास कैसे आएगा, क्योंकि क्यू में अपन ने देखा था उसका केवल वो था, मैग्नीट्यूड सेम था और डायरेक्शन चेंज हो रही थी। सो लेट मी जस्ट सी कि ये कहीं पे, ओके ये हमारे पास यहाँ पे नहीं किया हुआ है। क्यू का फॉर्मूला कैसे आएगा, देखो एक बार, अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्यू जो है उस, हमने कहा था कि ये केवल डायरेक्शन में चेंज हो रहा था और इसका मैग्नीट्यूड जो है जाते वक्त और आते वक्त सेम था। तो सपोज मैग्नीट्यूड जाते वक्त भी के था, आते वक्त भी के था, जाते वक्त डायरेक्शन जो थी वो एन कैप थी, आते वक्त जो डायरेक्शन के थी वो के कैप थी, दोनों डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। हमारे पास में जो क्यू था वो बिल्कुल वेक्टर फॉर्म में वो कितना था, ओमेगा बाई सी एन कैप माइनस के कैप, हमारे पास ये वाला पार्ट था। यहाँ पे a माइनस बी है, दोनों यूनिट वेक्टर है। इसका मैग्नीट्यूड निकालो क्यू का, ओमेगा बाई सी को हम लास्ट में के लिख देंगे क्योंकि ओमेगा अपॉन वेलोसिटी क्या होता है, के होता है। रूट ऑफ, मैं इसको अगर के लिखती हूँ, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज के स्क्वायर, और साथ में एन कैप का स्क्वायर विच इज 1, प्लस बी स्क्वायर में फिर से ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ जाएगा, के स्क्वायर, और के कैप का स्क्वायर विच इज अगेन 1 क्योंकि ये भी यूनिट वेक्टर है, माइनस ट्वाइस ऑफ के दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ में एन डॉट के, एन कैप डॉट के कैप। तो एन कैप डॉट के कैप को अपन क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, साथ में इनके बीच का एंगल थीटा है तो कॉस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ रहा है, 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर कॉस थीटा। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर बाहर आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा, 2k स्क्वायर बाहर आ जाएगा हमारे पास, और हमारे पास रिमेनिंग ये आ रहा है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू का फॉर्मूला 2k साइन थीटा बाई 2, ये सही हो सकता है, यस साइन थीटा बाई 2 के टर्म में आ गया ना। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास के बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर 2 रह जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, के रूट ऑफ 2
2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सो ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, बाहर आके 2 के हो जाएंगे और यहाँ पे साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा। सो 2 के साइन थीटा बाय 2, ये हमने अचीव कर लिया है। हमारे पास देखो ये आ जाएगा, Q का मैग्नीट्यूड आ चुका है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में। नाउ दस द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू डोमेन्स अकर्स फॉर एंगल सच दैट 2ka sin थीटा बाय 2 इज नियरली इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, समझाते हैं आपको। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बिहेवियर है स्कैटरिंग का, वो QA ग्रेटर देन 1 में डिफरेंट है और QA लेस देन 1 में डिफरेंट है। इसका मतलब जो बाउंड्री होगी वो बाउंड्री कहाँ पे होगी, QA नियरली इक्वल टू 1 पे कहीं होगी, तभी 1 से ज्यादा पे बिहेवियर चेंज हो रहा है, 1 से कम पे बिहेवियर चेंज हो रहा है। इसका मतलब जो बिहेवियर है वो किस बाउंड्री पे चेंज हो रहा है, 1 पे चेंज हो रहा है। सो QA नियरली इक्वल टू 1 पे बिहेवियर जो है आपका चेंज हो रहा है। और हमारे पास Q की वैल्यू पुट करेंगे जो कि थी 2k साइन थीटा बाई 2, साथ में यहाँ पे A भी है। सो 2ka साइन थीटा बाई 2 नियरली इक्वल टू 1 जो है वो दोनों डोमेन के बीच की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करेगा। इस बाउंड्री के लेफ्ट में या इस बाउंड्री के राइट में बिहेवियर डिफरेंट मिलेगा। सो अब इस लाइन को पढ़ो, द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द टू डोमेन्स अकर्स फॉर द एंगल सच दैट 2ka साइन थीटा बाई 2 नियरली इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखो। इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो इनफ सो दैट ka इज वेरी वेरी लेस देन 1, देन QA इज वेरी वेरी लेस देन 1 विल अप्लाई एट ऑल एंगल्स। इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो फ्रीक्वेंसी कम होने से ka की वैल्यू 1 से कम कैसे हुई। k हम जानते हैं कितना होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और लैम्डा जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली होता है। फ्रीक्वेंसी लो है यानी फ्रीक्वेंसी लो है तो लैम्डा हाई है, और लैम्डा हाई है तो k की वैल्यू कम हो जाएगी, और k अगर कम है सो ka भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहली लाइन तो क्लियर है आपको कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज लो इनफ सो दैट ka इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो ये वाली जो कंडीशन है ये सारे एंगल पे अप्लाई होगी। अब ये कैसे, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये कैसे फुटनोट्स बनाए हैं मैंने यहाँ पे। ये देखो, हमारे पास ये कंडीशन है कि ka इज वेरी वेरी लेस देन 1, और हमने अभी भी देखा कि QA की वैल्यू क्या आई थी 2ka साइन थीटा बाई 2। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाली कंडीशन जो है वो सारे एंगल्स पे अप्लाई होगा। चेक कर लेते हैं। सो QA इज वेरी वेरी लेस देन 1, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है QA की ये पुट करेंगे। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी QA, इट इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, तो KA को इस साइड रखो, बाकी टर्म को दूसरे साइड भेज दो, बाकी टर्म हमारे पास दूसरे साइड आ जाएगा। इस 2 को भी आप भेज दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने यहाँ स्किप कर दिया, लगा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पर हमारे पास में ये कंडीशन क्या होगी, इस कंडीशन में थीटा एनी वैल्यू, थीटा की कोई भी वैल्यूज पॉसिबल है, ऑल एंगल्स आर पॉसिबल वाई, और ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे, एग्जांपल रख के देख लेते हैं। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू सपोज करो 1/2 आती है। अगर साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू 1/2 आती है, 1/2 तो ये 2 ऊपर जाएगा, करेक्ट। सो हमारे पास कंडीशन क्या मिली, ka इज लेस देन 2, और हमारी एक्चुअल कंडीशन क्या थी, ka 1 से छोटा होना चाहिए, करेक्ट। अगर वो 1 से छोटा है तो जाहिर सी बात है कि वो 2 से तो छोटा होगा ही होगा। आप किसी और एंगल पे अप्लाई करो। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू सपोज 0 आती है, सो 1/0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, यानी कि ka की वैल्यू इन्फिनिटी से कम आ रही है। अगर उसकी वैल्यू शुरुआत में हमने बोल दिया 1 से कम है तो इन्फिनिटी से तो कम होगा ही होगा, करेक्ट। ये एंगल भी सही है, 180 डिग्री रख लो, 180 डिग्री पे भी आपके पास वही मिलेगा। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि थीटा की कोई भी वैल्यूज आप लेते हो तो सारे वैल्यू ये इस कंडीशन में के इज लेस देन 1 में QA इज वेरी वेरी लेस देन 1 जो है वो सारे एंगल्स पे अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरे कंडीशन में चलते हैं। बट इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई सो दैट ka इज ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारे पास QA लेस देन 1 जो है वो सारे एंगल्स पे वैलिड नहीं होगा, कुछ एंगल्स पे हमें QA ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा। यानी कि यहाँ समझना, जब ka इज वेरी वेरी लेस देन 1 लेते हो तब तो ये अकेली कंडीशन सारे एंगल्स पे अप्लाई हो जाती है, लेकिन जब ka की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा लेते हैं तो हमें QA लेस देन 1 भी मिलता है, पर वो सेलेक्टेड रेंज ऑफ एंगल्स के लिए मिलता है, और कुछ एंगल्स के लिए QA इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 भी हमें मिलता है। कैसे, ये अपन देख लेते हैं। ये भी मैंने पक्का इसका फुटनोट बनाया होगा। यस, यहाँ पे देखो, अब हमने ये वाला कंडीशन लिया है, QA हमारे पास ये था, ठीक है। अब सपोज एक एंगल लेते हैं थीटा सी, और थीटा सी की वैल्यू लेते हैं 1/ka।
एक एंगल लेते हैं 1/KA थीटा सी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी देख लेंगे। सो उस कंडीशन में QA की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर अपन पास 2KA साइन थीटा बाई 2, थीटा की जगह क्या रखना है 1/KA रखना है, थीटा की जगह 1/KA रखेंगे, नीचे 2 ऑलरेडी है सो 1/2KA हो जाएगा, करेक्ट। और क्योंकि KA बहुत बड़ा है, अगर KA बहुत बड़ा है तो ये 1/KA बहुत छोटा हो जाएगा। साइन 1/2KA में अगर 1/2KA दिस इज द एंगल, और अगर ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो साइन थीटा को सिर्फ थीटा रख सकते हैं। सो ये साइन थीटा सिर्फ 1/2KA हो जाएगा, और ये वैल्यू आ रही है 1 के इक्वल, इसका मतलब QA जो आ रहा है आपका 1 के इक्वल आ गया, करेक्ट। और वो 1 के इक्वल किस पर आया, थीटा सी पर आ गया, यानी कि एट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा सी QA आपका 1 आ चुका है, यानी बाउंड्री पे आप पहुंच गए, विच मींस कि QA जब 1 थीटा इक्वल टू थीटा सी पर QA अगर 1 आ रहा है तो थीटा सी से बड़े एंगल पर ये उससे बड़ा हो जाएगा, और थीटा उससे छोटे एंगल पर ये छोटा भी हो जाएगा। तो ये दोनों रेंज जो है वो हमें थीटा सी के दोनों साइड में देखने को मिलेगी, क्योंकि थीटा सी जो है वो बाउंड्री पे आ। सो आई होप इट इज क्लियर कि थीटा इक्वल टू थीटा सी पर ही हमारी बाउंड्री आ गई, तो जाहिर सी बात है थीटा सी के एक तरफ अलग बिहेवियर होगा और दूसरी तरफ अलग बिहेवियर होगा, ये एंगल रख के अपन चेक कर सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया यहाँ तक, यस। तो यहाँ पर अब दोनों लाइन को पढ़ो, इफ द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई इनफ सो दैट देयर विल बी अ रीजन ऑफ फॉरवर्ड एंगल्स लेस देन, तो थीटा सी लेस देन 1/KA आ गया ना, थीटा सी सॉरी लेस देन थीटा सी वेयर QA अप्लाइज, एंड इसके अलावा जो रीजन होगा वहां पर QA ग्रेटर देन 1 अप्लाइज, तो थीटा सी की वैल्यू कितनी होगी 1/KA होगी, जो कि अपन ने निकाली है। अब यहाँ पर देखो फॉर QA इज वेरी वेरी लेस देन 1, अब अलग रिजल्ट निकाल रहे हैं कोहेरेंट का और इनकोहेरेंट का। The argument of exponents in equation 3 are so small in this condition, अगर QA की वैल्यू 1 से बहुत कम है यानी नियरली इक्वल टू 0 है, तो जो एक्सपोनेंशियल के ऊपर फैक्टर था, एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू यूनिटी, 1 ले सकते हैं इक्वेशन 3 में। सो इक्वेशन 3 पे चलते हैं, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 3। कहना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में हमारे पास Q की वैल्यू 0 है, सो Q की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, सो एक e रेस्ट पावर समथिंग 0 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो है वो 1 बन जाएगी, और ये वाली वैल्यू जब 1 बन जाएगी तो d सिग्मा अपॉन d ओमेगा में सिर्फ ये वाला टर्म होगा और साइन स्क्वायर अल्फा होगा। देख लेते हैं, ये देखो, यस QA टेंस टू 0 लिमिट लगा देते हैं तो ये मैग्नीट्यूड मिलेगा और साइन स्क्वायर अल्फा मिलेगा। जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन MC स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। कैसे, वेयर द लास्ट फॉर्म इज फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑफ एटॉमिक नंबर Z, एक एटम के अंदर अगर मान लीजिए Z इलेक्ट्रॉन्स है, सो हमारे पास में अगर एक एटम का कंट्रीब्यूशन देखा जाएगा तो ZE देगा वो, करेक्ट। तो EJ की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, ZE का स्क्वायर आ जाएगा, ZE का स्क्वायर आ जाएगा, तो Z स्क्वायर तो बाहर ले लेंगे और आगे चला गया E स्क्वायर और यहाँ पे हो गया MC स्क्वायर। दिस शोज the coherent effect of all the particles giving an intensity corresponding to the square of the number of particles times the intensity for a single particle, क्योंकि ये वाली जो थी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक दिस इज इंटेंसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से थी, इसको मल्टीप्लाई किया है Z के स्क्वायर से, तो हमारे पास यहाँ पर इंटेंसिटी कितने टाइम्स बढ़ गई, Z स्क्वायर टाइम बढ़ गई, तो काफी इंटेंस बीम मिली है जैसे कि लेजर बीम होती है। सो ये कोहेरेंट वेव मिली है, कोहेरेंट स्कैटरिंग हमें मिली है। सो इनकोहेरेंट कब मिलेगा, अगर हम कंडीशन लगाएं कि QA की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उस कंडीशन में द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द एक्सपोनेंट्स आर लार्ज एंड वाइडली डिफरेंट इन वैल्यू। प्रीवियस केस में तो QA बहुत कम था तो e रेज टू पावर Q वाला जो टर्म था उसको अपन ने 1 लिख लिया था, लेकिन इस बार क्योंकि उसकी सिग्निफिकेंट लार्ज वैल्यू है, सो वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू एज 0 और वी कैन नॉट अवॉइड दिस वैल्यू। तो इस कंडीशन में हमारा QA टेंस टू इन्फिनिटी होगा या QA की वैल्यू कोई भी लार्ज होगी, मतलब 1 से तो कम नहीं होगी,
सो उस कंडीशन में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर जेड स्क्वायर की बजाय सिंपली जेड आएगा, बाकी सेम टर्म है। तो इस बार हमें एक सिंगल पार्टिकल की वजह से जो बीम मिली है, इंटेंसिटी मिली है, उसका जेड टाइम ही मिला है। तो ये इसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं मिली है, और ज्यादा नहीं मिली जो नॉर्मल टॉर्च वाली लाइट होती है और एक लेजर लाइट होती है। लेजर लाइट में इंटेंसिटी ज्यादा होती है और नॉर्मल लाइट में इंटेंसिटी कम होती है। सो नॉर्मल लाइट जो होती है वो इनकोहेरेंट होती है और लेजर वाली कोहेरेंट होती है। सो प्रीवियस केस में हमने देखा था कि जब QA की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 थी तो इंटेंसिटी सिंगल पार्टिकल की और जेड स्क्वायर टाइम होके मिली थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि QA की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है तो उस कंडीशन में जो इंटेंसिटी हमें मिल रही है वो Z टाइम इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब ये कैसे मिलेगा? सो इसका एक एग्जांपल जो है वो मैंने यहाँ पे फुटनोट में तैयार किया है, मैं समझाना चाहती हूँ। देखो इस कंडीशन में हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला था वो ये था, और हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर लिया हुआ है। सपोज हम सिंपलेस्ट केस लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं ना, J इज इक्वल्स टू 1 and 2, ताकि समेशन करना आसान रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो J की रेंज 1 से 2 तक जाएगी। अब समेशन लगाते हैं तो J की वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है, और J की वैल्यू 2 रखेंगे तो एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो तो चाहे पहला इलेक्ट्रॉन है सेकेंड इलेक्ट्रॉन हो सेम ही रहेगा। सो ई स्क्वायर बाहर आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, सी भी सेम रहेगा, तो जो कोफिशिएंट है वो बाहर आ गया, एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर जो है वो अंदर रह जाएंगे। अब क्योंकि इनका मोड का स्क्वायर है, मोड का स्क्वायर का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी और उसकी कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट में आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे a प्लस बी और a प्लस बी, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो और इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, तो 4 टर्म आपके पास आएंगे 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे R1 माइनस R2 को थीटा मान लो, R1 माइनस R2 को थीटा मान लोगे, इसको थीटा और यहाँ पर इसको भी थीटा। सो ये 1 प्लस 1 2 प्लस ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, और ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा कितना होता है 2 कॉस थीटा। और बिकॉज हमें इसका एवरेज लेना है, सो कॉस थीटा का एवरेज कितना होता है 0। सो कॉस थीटा का एवरेज 0 हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने इस बार 2 एटम लिए तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। अगर Z एटम लेते तो सिंपली Z से मल्टीप्लाई होता, Z स्क्वायर से नहीं होता। तो इसलिए Z एटम में मल्टीप्लीकेशन केवल Z से होगा अगर QA की वैल्यू लार्ज है तो। आई होप मैंने अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो क्लियर कर दिया है, रीजन दे दिया है। तो यहाँ पर होता क्यों है, जो अपन ने एवरेज कॉस थीटा 0 किया ना वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, देखो कॉन्सिक्वेंटली द क्रॉस टर्म इन द स्क्वायर ऑफ द सम विल एवरेज टू 0, वो 0 हो जाएंगे। ओनली द एब्सोल्यूट स्क्वायर टर्म विल सर्वाइव, 1 1 वाले बचे थे, बाकी कॉस्टा वाले 0 हो गए थे, इसलिए हमें यहाँ पे जेड स्क्वायर नहीं मिला, जेड मिला। दिस रिजल्ट करस्पॉन्ड्स टू द इनकोहेरेंट सुपरपोजिशन ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल पार्टिकल। सो आपके पास कोहेरेंट और इनकोहेरेंट स्कैटरिंग के बारे में अगर आता है तो ये डेरिवेशन आपको करना है। इसी के साथ हमारी 4th यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो। ठीक है, थैंक यू।